बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से कल ट्वीट्स किए गए और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी गई। अब मुज़ाकरात किस चीज़ पर थे? वो ये कि इंतखाबी इस्लाहात हों। वज़ीर आज़म ने कहा कि 1 साल से अपोजिशन की तरफ से हम ताउन चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस मामले पर कोऑपरेट करें, लेकिन नहीं हो रहा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स लाने की उन्होंने बात की है और कहा कि हर इंतखाबात में धांधली का शोर मचता है। NA 249 का भी जिक्र किया। कराची में जो ज़िमनी इंतखाब हुआ कि वहाँ टर्न आउट कम होने के बावजूद हर जमात धांधली का शोर मचा रही है। पहले तो एक नज़र हम डालते हैं पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से कि तारीख़ अगर देखी जाए तो अभी तक क्या होता आया है। अगर पाकिस्तान की इब्तदाई तारीख़ हम देखें तो मुल्की आइन पर ही इत्तफाक नहीं हो सका था। यही बड़े अरसे तक एक बड़ा मसला बना रहा और यही वजह थी कि 1947 में पाकिस्तान के क़याम के बाद से 1958 तक आम इंतखाबात ना हो सके। सूबाई इंतखाबात अलबत्ता वक्त ब वक्त होते रहते थे। फिर मार्च 1962 में नया आइन तश्कील दिया गया और इसी नए आइन के तहत मुल्की तारीख़ के पहले आम इंतखाबात का इनकाद मुमकिन हो सका। और ये भी याद रहे कि पाकिस्तान में सन 1962 और सन 1965 में कराए जाने वाले इंतखाबात में अवाम ने बराह रास्त रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि लोकल गवर्नमेंट के अरकान ने पार्लियामान के चुनाव में हिस्सा लिया। फिर मार्च 1969 में पाकिस्तान में दूसरी मरतबा मार्शल लॉ नाफिज किया गया और जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान ने चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और मुल्की सदर के तौर पर जिम्मेदारियां संभाली। उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया जिसके तहत दिसंबर 1970 में मुल्की तारीख में पहली मरतबा बराह रास्त आम इंतखाबात का इनकाद हुआ। 1970 के इंतखाबात में मजहबी रुझान रखने वाली जमातें किसी हद तक नाकामी से हमकिनार हुई और इंतखाबात के बाद सियासी हालात नाकाबिले कंट्रोल हो गए और 16 दिसंबर को सकूत ढाका के बाद बांग्लादेश मार्ज़े वजूद में आ गया। मगरबी पाकिस्तान में याहिया खान ने इक़्तिदार छोड़ा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क की जिम्मेदारियां संभाली। जनवरी 1977 में वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन का ऐलान किया और इस तरीके से 2 महीने के बाद मार्च में इलेक्शन कराए गए जिनमें 63% पाकिस्तानियों ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। इंतखाबात में भुट्टो की पीपल्स पार्टी को शिकस्त दो चार करने के लिए कई छोटी और बड़ी सियासी जमातें उन्होंने इत्तेहाद किया, PNA बनाई। PPP ने 19 नशिस्तें बगैर किसी मुकाबले की भी जीती और पाकिस्तान नेशनल अलायंस PNA ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान नेशनल अलायंस ने इलेक्शंस में धांधली के इल्ज़ामात आयद करते हुए सूबाई इंतखाबात का बॉयकॉट किया था। ये भी याद रहे आपको। जुलाई 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और 90 डेज़ के अंदर अंदर आम इंतखाबात का ऐलान किया था, जो कि ऑब्वियसली वादा पूरा ना हो सका और फिर 11 बरस से ज़ायद अरसे का जनरल ज़ियाउल हक का ये इक़्तिदार रहा। सन 1985 में जनरल ज़ियाउल हक ने सियासी पार्टियों के बगैर पार्लिमानी इलेक्शन का इनकाद कराया। 1988 में होने वाले आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फातेह रही और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। सिर्फ 20 महीने के बाद 1990 में सदर गुलाम इसहाक़ खान ने करप्शन के इल्ज़ामात आयद करते हुए बेनज़ीर हुकूमत को बरतरफ कर दिया। अक्टूबर 1990 में पाकिस्तानी अवाम ने दोबारा पोलिंग स्टेशंस का रुख किया और इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी सियासी हरीफ जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन में अक्सरियत हासिल करते हुए हुकूमत कायम की। इंतखाबात में इसी जमात की क़यादत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कर रहे थे और बादज़ां उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और सदर गुलाम इसहाक़ खान के दरमियान भी बहुत सारे तनाज़ात जो हैं वो पैदा हो गए। फिर एक डील के तहत 1993 में नवाज शरीफ हुकूमत की बिसात लपेट दी गई और उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की हुकूमत को बहाल भी कर दिया था। अक्टूबर 1993 में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में मुकाबला काफ़ी सख्त रहा। इन इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली की मजमूई 207 में से 89 नशिस्तें लेने में कामयाब रही, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी 73 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सकी। सदर फारूक अहमद खान लगारी ने सन
1996 में करप्शन के इल्जामात पर बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल सका और उनकी हुकूमत बहाल करने की अपील खारिज कर दी गई। फरवरी सन 1997 में पाकिस्तानी अवाम एक बार फिर पोलिंग स्टेशंस की जानिब गई। इन इंतखाबात में वोटर टर्नआउट सिर्फ 36% रहा। ताहम नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पाकिस्तानी तारीख में पहली मरतबा कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल करते हुए हुकूमत कायम की। जनरल मुशर्रफ की मिलिट्री लीडरशिप में 2002 में आम इंतखाबात कराए गए, जिसमें 70 से ज़ायद सियासी जमातों ने हिस्सा लिया और इन इंतखाबात में वोटर टर्नआउट तकरीबन 42% रहा। और इस दौरान मियां नवाज शरीफ और उनका ख़ानदान जो है वो डील करके सऊदी अरेबिया भी चले गए। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म बनी, एक की अलग से ग्रुप बना। कौमी असम्बली की 342 में से 126 सीटें लेते हुए इन्होंने कोलिशन हुकूमत कायम की और पीपल्स पार्टी ने इस बार 81 और नवाज ग्रुप ने 19 सीटें जो हैं वो ली थी। और इस इलेक्शन में पहली मरतबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप सामने आया था। दोनों ग्रुप्स जो हैं क्यू लीग और नून लीग अलग अलग हो गए। सन 2007 में सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने सुबुकदोश होने वाली मुल्की पार्लियामान से खुद को दोबारा सदर मुंतखब कराया और फिर NRO हुआ। उस पर दस्तखत के बाद नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो वतन वापस आए। दिसंबर 2007 में पिंडी में हुए एक हमले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरबराह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई। फिर अगले साल फरवरी में होने वाले आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली की कुल 240 में से 124 सीटें जीती, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 91 और कायदे आज़म ग्रुप ने 54 और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 25 सीटों पर कामयाबी हासिल की। इसके बाद 2013 के पार्लिमानी इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल करके अपनी हुकूमत बनाई, लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब ने धांधली के इल्ज़ामात लगाए थे, 4 हल्के खोलने का मुतालबा किया था। इसके बाद 126 दिन का धरना भी दिया। जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा उनकी तरफ से किया गया। फिर 2018 के इंतखाबात में इमरान खान साहब की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की और अब उन्हीं की हुकूमत है और उनकी हुकूमत में अभी तक जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें धांधली के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। और अभी हालिया डस्का इलेक्शन और कराची 249 इलेक्शन में भी यही हो रहा है। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे कि एक तरफ ये हमारी हिस्ट्री है, इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात चलते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आज इलेक्शन के इस्लाहात की जानिब नहीं जाते और वज़ीर आज़म की जो ऑफ़र है ये मुस्लिम लीग नून ने रिजेक्ट कर दी है, तो फिर ये मामलात कैसे सीधे हो पाएंगे। कंवल शौज़ब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से MNA हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आपका भी बेहद शुक्रिया। थोड़ी देर में अफजल खान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे जो कि साबिक एडिशनल सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। मैं ज़रा एतराज़ात से शुरू कर लेते हैं, अपोजिशन के एतराज़ात क्या हैं। शर्मिला आपसे आगाज़ करते हैं, पहले तो बताएं कि अगर वाकई ये हिस्ट्री हम अपनी सामने रखें और उसके बाद धांधली से निजात चाहें तो रिफॉर्म्स के अलावा आखिर क्या ऑप्शन है। और उसमें एक कंपोनेंट ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स वाला जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं, तो अपोजिशन के रिजर्वेशंस आखिर क्या हैं? जी शुक्रिया सादिया। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, लेकिन आप किसी किस्म की कोई भी कानून साजी कर लें, वो कानून साजी आपकी बदनीयती को नहीं तब्दील कर सकती। अगर आपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करना है तो आपको दुनिया का कोई कानून नहीं रोक सकता। अगर आपने वोटों पर ठप्पे लगाने हैं तो दुनिया का कोई कानून आपको नहीं रोक सकता। आप अच्छी से अच्छी कानून साजी करें, आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी लेकर आए। मुझे तो दुख इस बात का है कि 2018 के इलेक्शन के बाद जब ये बड़ा वावेला हुआ था कि जी धांधली हुई है, और उसके नतीजे में फिर एक बड़ी मुश्किलों से एक पार्लिमानी कमेटी बनी थी नेशनल असम्बली में, जिसके ना पीपल्स पार्टी ने भरपूर तरीके से शिरकत करी और अपना इनपुट दिया, और बड़ी कीमती उसके अंदर मैं समझती हूँ कि अमेंडमेंट्स के हवाले से बहुत अच्छी उनकी कंट्रीब्यूशन रही है। उसका कोई हासिल वसूल नहीं हुआ। आज हम 2021 के मई के अंदर खड़े हुए हैं और हमें पता है कि ऑलमोस्ट आधा टर्म तो गुजर चुका है। इसके ऊपर तो सबसे पहले काम होना चाहिए था। वो जमात जो इंसाफ की बात करती है, जिसकी जमात का नाम ही तहरीक इंसाफ है, और जो इंसाफ देने का और इंसाफ को कायम करने का दावा करती है, मदीना की बात करती है, तो इस जमात को तो सबसे पहले ये चीज़ इसके ऊपर काम कर गुजर जाना चाहिए था कि इलेक्शन में जो हर बार ये आवाज़ उठती है हर जानिब से कि जी धांधली हुई है, ज़्यादती हुई है, मेरा वोट था लेकिन लगा कहीं और,
इसके ऊपर जीता और तमाम अपोजिशन की जमातों को करके उनको ऑन बोर्ड लेके एक ऐसे जामे कानून साजी करनी चाहिए थी कि जो एग्जाम्पलरी हो। लेकिन अफसोस के साथ कहने की बात यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चलें, ये भी नहीं हुआ, मुल्क के दीगर हालात आप देख लीजिए, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत। लेकिन अभी भी आपको यकीन नहीं है क्या कि अब वो वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं 1 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑपोजिशन कोऑपरेट करे और हम चाहते हैं, लेकिन आपको यकीन नहीं है कि सिंसियर एफर्ट्स होंगी? देखिए, सिंसियर एफर्ट्स नहीं की हैं अनफॉर्चुनेटली। इनकी सिंसियर एफर्ट्स जब इनके ऊपर बात पड़ती है तो ये फिर एक कानून साजी के लिए जो है वो थोड़े से हाथ पैर मारते हैं। जैसे कि सेनेट इलेक्शन से इन्होंने 1 माह कबल इनको ख्याल आया कि जी शो ऑफ हैंड्स के साथ इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन उसके अंदर भी बदनीयती ये थी कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए इन्होंने नहीं कहा कि शो ऑफ हैंड्स होने चाहिए थे। अच्छा, अब इनको मालूम था कि जी फला साल में फला महीने के अंदर सेनेट के इलेक्शंस होने हैं, तो आप 2 साल पहले 6 महीने आप तो हुकूमत में थे, आप उस पर कानून साजी करते ना, आप उससे असेंबली में लेकर आते, और अगर बिलफर्ज अगर ऑपोजिशन की कोई जमात नहीं मानती, आप जॉइंट सेशन बुला के उसे पास कर लेते। इतना मुश्किल काम तो नहीं है ना, हुए है ना ऐसे कानून साथी। लेकिन मसला पता क्या है, आपको लगता है संजीदा एफर्ट्स नहीं हैं? अफजल खान साहब ने भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है, ब्रेक से वापस आके मैं कंवल साहबा की जानिब और अफजल खान साहब की जानिब आएंगे और यही सिलसिला गुफ्तगू का यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कंवल शौज़ब साहिबा, पहले तो ये बता दिए, शर्मिला की बातें भी आपने सुनी है, ये इस्लाहात की तरफ मामला जाएंगे कैसे? एक कल मैं एतराज़ ये वज़ीर आज़म पर ये सुन रही थी कि वो खुद भी नहीं आते, उनकी संजीदगी का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लें कि जी पार्लियामान में ही नहीं आते, आएँ बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सादिया। शर्मिला साहिबा के मैं कुर्बान जाऊँ जिस तरह की बातें कह रही थी, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि PTI से इन्होंने भी उम्मीदें लगा ली, अपनी पार्टी से ये बिल्कुल नाउमीद हो चुकी हैं। और जो इतने अरसे से इनिंग्स खेल रहे हैं, कभी अभी आपने इतना बड़ा पूरा सुनाया, कहाँ से इनकी इनिंग स्टार्ट होती है, कभी ये जल्दी निकल गए, कभी देर से निकले। उस सारे में एक दफ़ा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी इन्होंने साइन किया था जब मुकमका हुआ था, और उसका 23वीं शिक्का आपके प्रोग्राम में कम से कम 4 दफ़ा पढ़ के मैंने सुनाई, जिसमें इन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, शो ऑफ हैंड की बात की, और सेनेट के इलेक्शंस और ये सारे जितने भी इलेक्शंस हैं उनको ओपन बैलेट के साथ करने की पूरी एक वो रिटन डॉक्यूमेंट है जो इन्होंने खुद साइन किया, जिसको ड्राफ्ट करने वाले इनकी साइड से पीपल्स पार्टी से बड़े सीनियर लोग थे, साइन करने वाली इनकी लीडर थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, और दूसरी तरफ से नवाज शरीफ साहब थे। अच्छा, अब वो 2006 में इन्होंने साइन किया डॉक्यूमेंट, आज 2021 में इनकी सारी तनकीद सिर्फ इमरान खान पे है। 2013 के इलेक्शन के बाद 126 दिन हमने जो धरना दिया था ना, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे ही था, इस सिस्टम पे ही सवाल उठाया था, क्योंकि जो 4 हल्के खोलने की बात की थी वो किसी जगह भी एंटरटेन नहीं हो रहे थे। आप 12 उठा के देखिए, 2015 में वज़ीर आज़म ने स्टेटमेंट दी है, 2017 में उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए। अच्छा, अब मैं इनका ज़रा थोड़ा सा, मेरे ख्याल में इनको नॉलेज नहीं है, मैं इजाफा कर दूं कि ये जो इलेक्शन अमेंडमेंट बिल है जो ये कह रही कि सेनेट के इलेक्शन से 1 महीना पहले ले आई, ये 16 अक्टूबर 2020 को असेंबली में टेबल किया गया। अच्छा, अक्टूबर को आ गया जी, था 2020 में। ये 3 मार्च 2021 को हमारा इलेक्शन हुआ है सेनेट का, ये उसमें नहीं हुआ, ये उससे पहले किया गया। तो उससे पहले प्रोग्रेस क्या रही? 49 मैं अभी आपको बताती हूँ, मेरे पास क्लिप्स पड़े, वो भी जरूर चलाएगा। 49 अमेंडमेंट्स पेश की गई हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की इसी नेशनल असेंबली में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। पूरी लिस्ट है, मैं भेजती हूँ, इसको जरा चलवा दीजिएगा, जिसमें इलेक्शन कमीशन को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देने की बात है, डिलिमिटेशन की बेसिस पर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ वोटर्स इंस्टेड ऑफ पॉपुलेशन की बात है, अपील टू सुप्रीम कोर्ट बाय एनी एग्रीड पर्सन की बात है, वेरिएशन इन डिलिमिटेशन नॉट एक्सीडिंग 5% की बात है, और इसी तरह ये पूरी एक लिस्ट है जो मैं आपके सामने रख सकती हूँ 49 अमेंडमेंट्स की। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की
तो इनके टॉप लीडरशिप से लेके नीचे तक सब ने ना कर दी। वो बयानात पढ़े, मैं क्लिप है मैं अभी देती हूँ आपको, वो भी ज़रूर चलाइएगा। ये हम आपको करने नहीं देंगे, ये हो नहीं सकता। उस वक्त जो इनकी सगी बहन से भी ऊपर थी मरियम साहिबा, उन्होंने भी कहा कि हम ये करने नहीं देंगे। जो बिलावल साहब है उन्होंने भी इस तरह के बयानात दिए कि ये हम नहीं होने देंगे। भाई आप दोनों के वालिदैन ने ये पेपर ठीक है कि सीओडी पे लिखा था, मसला क्या है? किया था, सेनेट इलेक्शन में जिस तरह रिगिंग लेकिन करके पीपल्स पार्टी तो शायद लगता है मान जाए आगे, कुछ एतराजात आपकी संजीदगी की तरफ से नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। पीएमएलए ने तो साफ मैं इनकार आपको कर दिया। बताती हूँ इनकार क्यों है। क्योंकि ये धांधली की पैदावार जमाते हैं। ये सेनेट की सीट इन्होंने धांधली से जीती, आपके सामने है कि डब्बे में से वोट कहाँ से निकले। लोगों को रिगिंग करते हैं, इलेक्शन में वो लोगों को ऑफरें करते हैं। और जहां तक इन्होंने चेयरमैन सेनेट की, इनके लिए ये इलेक्शन कमीशन के एक्सपर्ट बैठे हैं। सिर्फ इतना बता दूं कि सेनेट का इलेक्शन हाउस जो नेशनल असेंबली ने इलेक्शन करना होता है, इलेक्टोरल कॉलेज, उसके फर्क होते हैं। ओके, अच्छा अब एक सवाल मेरा, एक सवाल इजाजत दीजिएगा, मैं सुनने सादिया लास्ट है। चेयरमैन सेनेट हाउस के अंदर का इलेक्शन है, उसमें इलेक्शन कमीशन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। आपने इलेक्टोरल चलें अब ये जरा इलेक्शन कमीशन पे आ जाते हैं। मैं पहले तो अफजल खान से भी बताएं कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, एक एतराज़ ये उठाया गया कि जी पिछले 2013 के इलेक्शन में आरटीएस सिस्टम आपका बैठ गया था, तो इसी तरीके से ये इनकी क्या गारंटी है सिस्टम की। और सबसे पहला सवाल तो इसमें ये होना चाहिए कि ये करवाना आखिर इलेक्शन कमीशन ने है, लेकिन इस्लाहात किसका टाइम है? कल एहसन किसका जो है ये काम है? एहसन इकबाल साहब कल ये बात कर रहे थे कि जी ये पार्लियामान में नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। इलेक्शन कमीशन ने तो आज जवाब दिया था। इलेक्शन कमीशन ने तो आज इतने सारे रिजर्वेशंस लगा दिए उस पर। पहले मैं आपको ये बता दूं सादिया कि ईवीएम इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से 2013 के इलेक्शन थे उससे पहले ये डिसाइड कर लिया था हमने। और उस वक़्त सकीना फ़ख्र इमाम थी या क्या, आपको शायद उसका वो जो फ़ख्र इमाम की बेटी थी सुगरा इमाम, वो एक कमेटी, और उस पर हमने 164 मीटिंग्स उनके साथ की। बात यह है कि और हमें रेजिस्टेंस कहाँ होती थी पार्लियामेंटेरियन से, जहाँ वे पार्लियामेंटेरियंस के वो रास्ते बंद होते थे जिसके ज़रिए वो जीतते थे, तो वो वहाँ पे रोक देते थे कार्रवाई। इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से ये रिफॉर्म्स हमने डिसाइड किए हैं 2012 तक। अच्छा, अब उसके बाद उसमें कहीं पे लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की ज़रूरत है, कहीं पे फाइनेंस की ज़रूरत है। Okay. अच्छा, बात यह है कि एक तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इस वक्त को हमारा जो सिस्टम है जो पेपर बेस्ड, अगर सारे हानेस्ट हों, प्रिजाइडिंग अफसर, रिटर्निंग अफसर और एडमिनिस्ट्रेशन न्यूट्रल हो, तो वो भी गलत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ निज़ाम को इस हद तक करप्ट किया गया है कि अब आपको ज़रूरत है जहाँ पे बंदा इन्फ्लुएंस हो सकता है वहाँ बंदे के बजाय मशीन बिठा दें जो ना एमक्यूएम से डरे। ठीक। अच्छा, और एक और चीज़ बता दूं, ईवीएम के बारे में लोग ये कहते हैं बहुत महंगा है जी, फिर कभी कहते हैं कि जी बाहर से आप कोई रिमोट दबाएंगे और उधर फिगर्स तब्दील हो जाएंगे। मैं ये दोनों आपको, अच्छा अब इस पे एतराज़ात क्योंकि एक एक करके चलते हैं ना, उसमें उन्होंने कहा है कि जी ये मशीनें काम करना छोड़ गई तो फिर मुतबादिल क्या होगा, मशीनें कौन बनाएगा, हैकिंग से कैसे महफूज रहेंगी, एक ये चीज़। फिर उन्होंने इसमें कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आयरलैंड, हॉलैंड, जर्मनी, फिनलैंड, दीगर ममालिक के तजर्बात देखे हैं, वहाँ पे इन वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल हुआ, नाकाम तजर्बा रहा और उसके बाद वो दोबारा बैलेट पेपर्स पर आ गए। ये उन्होंने एतराज़ात उठाए हैं। एक एक करके मैं आपको जवाब देता हूँ ताकि आपके जो सुनने वाले हैं वो आसानी से समझ सकें। पहला वाला पॉइंट क्या है कि जी ये वो मशीनें काम करना छोड़ गई तो फिर मुतबादिल क्या होगा। आपने कभी देखा है कि आप किसी सुपरमार्केट में गए हों और सुपरमार्केट में आप सौदा लेके उसके बाद वो रसीद उसमें से ऐसे लंबी निकल आती है और उसके साथ ग्रैंड टोटल निकल आता है? कभी ना वो हैक होती है बाहर से कि जी आपका 15,000 का बिल है तो आप उसको 10,000 का करवा दें। हैक हो गई तो क्या होगा? सही है, हैक हो ही नहीं सकता, इंटरनेट बेस नहीं है कि वो नेट के साथ उसका ताल्लुक नहीं है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर वो बड़ा। अच्छा, एक सवाल ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मशीनें कौन बनाएगा? पाकिस्तान बनाएगा, टीएपी बनाएगी, पाकिस्तान में बन चुकी हैं, पाकिस्तान में एनआई ने बना ली है, पाकिस्तान ने वो बनाई थी, उसके एक्स चेयरमैन थे नादरा के ब्रिगेडियर सलीम मोइन हमारे पास लाए थे एंड दैट वाज द बेस्ट मशीन। और मैं आपको ये बता दूं, इसमें टच सिस्टम फलाना सिस्टम की कोई जरूरत नहीं है, ये वो लोग हैं जो उसमें से। अच्छा, ये पहले भी तजुर्बा हुआ है क्या? ये उन्होंने हवाला दिया कि लाहौर के एक हल्के के ज़िमनी इंतखाब के दौरान ये इलेक्ट्रॉनिक और बायोमेट्रिक वोटिंग मशीनों का तजुर्बा कामयाब नहीं रहा था। अब मैं आपको ये बता दूं कि कब कामयाब हुआ, कब नाकाम हुआ।
ये और ये कमाल मैं आपको बताता हूँ, PMLN जहाँ भी जाती है ना, वो अपने लोगों को वहाँ भर्ती कर देती है। और मैं RTS सिस्टम आज नहीं है PMLN प्रोग्राम में, नहीं तो पूछ लेते। नहीं, RTS सिस्टम, ये तो बात कल पूछ रहे, परसों तो पूछ उनकी शान लें, में ये तो कसीदा रिकॉर्डेड हुई है। ये तो बड़े देखिए, फख्र से RTS सिस्टम क्यों बैठ गया, मैं ऑन द रिकॉर्ड कहता हूँ। RTS सिस्टम इन लोगों की मौजूदगी में भी, इसके कि इन लोगों की कोई ग्रिप नहीं है ब्यूरोक्रेसी पे। आज भी RTS सिस्टम का बॉस जो है ना, वो एहसन इकबाल का भतीजा है या भांजा है। अच्छा, हाँ, वो कंप्लीटली उनके हाथ में था और है, आज तक है। आज के बाद तब्दील हो जाए तो गॉड नोज। सही है। तो ये इन बेचारों के साथ ट्रेजेडी है। तो ये तो फिर पीपल्स पार्टी भी उस वक्त पीपल्स पार्टी अच्छा, पीपल्स पार्टी हमारे साथ मैं agree शर्मिला कर रही थी फारूकी इस साहिबा से पूछ लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे तो जरदारी साहब ने भी याद हो आरओ का इलेक्शन कहा था, RTS सिस्टम के बैठ जाने का भी हवाला दिया था। तो फिर शर्मिला साहिबा, ये एतराजात, ये रिजर्वेशंस तो पीपल्स पार्टी को भी रहे हैं माजी में। तो अगर अब ये चीज़ किसी तरीके से इस पर हम ओवरकम कर लेते हैं, ये चीज़ खत्म हो जाती है, तो फिर क्या एतराजात हैं? देखिए सादिया, मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो इंतखाबात को मज़ीद शफाफ मुनसिफाना बनाएं, उसमें किसी जमात को एतराज़ नहीं होगा। जहाँ तक बात की कि मतलब एक तो माज़रत के साथ कभी कभार अल्फाज इतने गंदे इस्तेमाल करती हैं कि दिल ही नहीं चाहता कि इनके साथ बैठ के शो करें। मजबूरी है, आज आपने बताया नहीं मुझे कि ये शो पे वरना मैं शायद ना आती। कोई गंदा लफ्ज आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया। आप जरा बता दें कि कौन सा गंदा लफ्ज इस्तेमाल किया। चले वापस लेने अगर है तो। नहीं, कोई है ही नहीं। ये लीडर तो एस्टैब्लिशमेंट की हर प्रोग्राम में बड़ी अच्छा चले, कोई नहीं, बात कमेंट्स देती है। इसी टॉपिक पे बात करते हैं थोड़े। गांधी की तो पैदावार है। ये तो आजकल मरियम साहिबा आप पे और आप मरियम पे बातें कर रही, कौन सी पुरानी बात है। जैसे ही आप हकीकत हमेशा कड़वी ही लगती है। कमल बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। आपके पास मेजॉरिटी है, आपके पास कोalition पार्टनर्स हैं। मैंने पहले भी कहा था, अगर ऑपोजिशन नहीं भी मानती है, आप जॉइंट सेशन बुलाएं और कानून साजी पास करवा लें। व्हाट स्टॉप्स देम? ये खुद नहीं करना चाहते, बिकॉज ये खुद डस्का में क्या हुआ, अच्छा, डस्का में किसने धांधली करी है? जॉइंट सेशन बुलाने आप लोगों की इससे नीयत भी आसान है। ठीक है, आपको expose कि करना आप भी कह रही हैं कि मतलब जॉइंट है। सेशन बुलाएं और फिर ये पास करवा लें, फिर तो मसला कोई होगा ही नहीं अगर संजीदगी तो है। इनकी संजीदगी नहीं होनी चाहिए, इनके मर्जी के बयानात नहीं होने चाहिए। उनका फोकस ये है कि जी हमने ऑपोजिशन को भी तो एक्सपोज करना है ना। इनको एक्सपोज नहीं करना चाहिए। कल बिलावल साहब क्या बयानात दे रहे हैं? अच्छा चलें, सबूत जो है वो अदालत में ले जाए। जब दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं तो सबूत नहीं लेके जाते। चलें ठीक है, बात कर। आपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करना है तो वो अगवा करके रहेंगे। कोई कानून साजी दुनिया की आपको नहीं रोक सकती। इतने भोंडे तरीके से इन्होंने ये तो दस्का के मरियम अंदर अब आपको भी कह रही है। आपको मालूम है इनके सिटिंग एमपीए कराची के क्या कहते हैं इनके कैंडिडेट के बारे में, जो कराची में जो अभी इन्होंने 249 हारा है। 249 का बता दें। मुझे एक बात बताइए, मुझे शर्मिला एक बात बताएं कि ये जो आप डस्का का कह रही हैं बिल्कुल सही है कि वहां पे नून लीग के इल्जामात जो थे या आपके थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो सबने चले देखा, लेकिन यही चीजें क्योंकि वहां पर पीपल्स पार्टी जीती है, वहां पे मरियम साहिबा आपके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं, तो फिर अगर किसी भी जमात को एतराज ना हो, ये चीज हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बीच में डालने नासिर शाह साहब की ट्वीट्स उठाएं जिसमें वो मुस्लिम लीग नून की डस्का की सारी ओके जी शर्मिला बातें बता रही हैं। जी ठीक है कि वोटर्स का वोट सही कास्ट हुआ और जो हकीकी जीतने वाला कैंडिडेट था, जिसका हक था जीतने का, वो जीता। मैं खुशी हुई, मैं भी खुशी हुई कि पीटीआई को शिकस्त हासिल हुई। मैं ये भी खुशी हुई, हमने ताली बजाई। अब अगर PMLN का इतना बड़ा दिल नहीं है कि वो एक्सेप्ट कर ले कि वो इलेक्शन हार गई है कराची में और पीपल्स पार्टी जीत गई है, तो उसमें तो कोई कसूर। हम तो खुश होते हैं लोगों की जीत पे, हकीकी जीत पे हम खुश होते हैं। और मुझे बताइए कि उस डस्का के इलेक्शन में तो आप ये कह रही हैं कि आप ये इस्लाहात अगर कर भी लें और ये EVM ये सब सिस्टम इंस्टॉल हो भी जाए, तो भी धांधली के इल्जामात बंद नहीं होंगे। सिंध से इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी, 13 साल की इजारादारी खत्म होगी, इसलिए नहीं होने देंगे। पूरी कौम का सर शर्म से झुक जाता है। ये कैसा दोगलापन है भाई? क्या सिंसियरिटी है आपकी? आपकी बात मानेगा कौन? आप पार्लियामेंट का सेशन बुलाते नहीं है। ये पूरी की पूरी जो हुकूमत है ना, ये ऑर्डिनेंसेस के ऊपर चल रही है, पार्लियामेंट वेंटिलेशन के ऊपर चल रही है। मुझे ये बताइए कि कानून साजी क्यों नहीं करते? वजीर आज़म साहब क्यों नहीं आते? इतने अहम इश्यूज पाकिस्तान के अंदर हैं, कोरोना वायरस है, उसकी वैक्सीन है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर है, आपकी खारजा पॉलिसी, आपकी दाखिला पॉलिसी। अच्छा मैं इसका जवाब, मुझे
क्विकली मेरे सवाल का जरा जवाब दें, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। मुझे बताएं कि आपको ये लगता है कि अगर ये ईवीएम सिस्टम आ भी जाता है, इस्लाहात हो भी जाती हैं, तो भी धांधली के इल्जामात खत्म नहीं होंगे? देखिए सादिया, मैं आपको बताऊं ना, मुझे पता है किस चीज का खौफ है और किस चीज का अफसोस है कि आप कोई भी कानून साजी कर लेंगे, लेकिन जिस तरीके से डस्का में धांधली हुई ना, अगर ये रियासत मदीना के अलमदार बढ़ने वाले लोग जो हैं, अगर इस किस्म की धांधली करेंगे तो कौन सी कानून साजी आपको रोक सकती है? और आप ये देखिए कि धांधली करने के बाद इनकी डिटाई ये थी। ठीक है, चलिए मैं इसका जवाब जरा कवर दे दें। वो ठीक है कि अगर वो आप लोग कहते हैं कि जी हमने ऑपोजिशन को एक्सपोज करना है, इन जमातों को, कि ये संजीदा नहीं है इस्लाहात में, कानून साजी में, तो अगर करनी है तो फिर वो कह रही हैं जॉइंट सेशन बुलाएं और कर दें। बुलाया था, ये गायब होते हैं बीच में से, कोई सेशन बुलाएं। अभी रिसेंटली इतना बड़ा इशू था, उसमें से पीपल्स पार्टी भाग गई। ये हमें क्या बता रहे हैं? दोगलापन तो पूरी दुनिया ने इनका देखा है। पीडीएम के फोरम में दोगलापन नहीं देखा, पीडीएम टूटी, अब इनका दोगलापन नहीं देखा। उससे पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जो मुकरे वो दोगलेपन नहीं देखे। इनके जो मुनाफिकाना रवैये पूरे पाकिस्तान को पता है। और इस इलेक्टोरल रिफॉर्म का उस वक्त शोर मचाते हैं जब धांधली जब इल्जामात लगते हैं, जब इन्होंने इलेक्शन चोरी करना होता है, जब इलेक्टोरल रिफॉर्म सामने रखो तो ये उसके ऊपर कभी भी नहीं आते हैं, क्योंकि इनकी वो रास्ते बंद हो जाएंगे जिससे ये आते हैं। प्रॉब्लम ही सारी है। तो फिर करेंगे ये बातें कर रही हैं, बातें ही होती रहेंगी। एक मिनट सादिया, इलेक्शन कमीशन टेक्निकल चीजें उठाता है। शर्मिला साहिबा को भी पढ़वाइए। उन्होंने क्या कहा है कि जनाब ये डस्का की तरह, मरियम बीबी को कह रही हैं, नून लीग को कह रही हैं। सुन ले शर्मिला साहिबा, सुन ले, तरीके बता रहे, दोनों मास्टर है ना रिगिंग के, दोनों को पता है क्या उन्होंने कहा है? मरियम उन्होंने फरमाया है कि जनाब ये डस्का वाला इलेक्शन नहीं है। हाँ। जहां पे आपके पोलिंग एजेंट्स जिस जगह से आप हारे थे तो वो खुद ही गायब हो गए। अच्छा। ये सिंध है, यहाँ पे हमारा काम चलता है, यहाँ हम तुम्हें बताएंगे कि कैसे इलेक्शन लड़ना है। वहाँ पे वो पीएमएलएन को कहना चाह रहे हैं कि उनके आपके लोगों ने जिस तरह आपने जान के वहां से रिजल्ट लिए वगैरह, आपने जो स्कीमें बनाई थी वो आप वहां से, बट वो तो आज भी कॉन्फिडेंट है ना। वो सईद गनी ने कहा 249 में करा ले तो 10,000। आप मुझे बताएं, इनके बड़े बड़े सीनियर्स हैं, बड़े माशाल्लाह ये सीजन्ड और बड़ी ये सियासत की मंजी भी जमाते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने क्या प्ली ली है, और वो जो धुंध के ट्वीट्स आ रहे थे मरियम बीबी के, जिनको ये डस्का में एंडोर्स कर रही हैं, कहा कि धुंध हो गई डस्का में एंडोर्स कर रही हैं, लेकिन वो 249 में एंडोर्स नहीं हो रहे, इसलिए कि उन्होंने बयान कर दिया कि उनकी सारी नफरत, कदूरत और मुनाफकत पीटीआई के अगेंस्ट है, क्योंकि पीटीआई पूरे पाकिस्तान की जमात है और ये रीजन की जमात है। मैं वैसे अफजल खान से जब ये बातें देखते हैं, सुनते हैं, तो ऐसे लगता है कि फिर ये ख्वाब ही रह जाएगा ये इस्लाहात का। नहीं, आप क्यों नफी में सर हिला रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ सादिया, कौन कोई एग्री नहीं कर रहा? नहीं, हम तो रख रहे हैं, हमने तो मेरी बात सुने। हाँ। देखें, ईवीएम के लिए हिंदुस्तान में सबसे पहले ईवीएम उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। ईवीएम इस्तेमाल हो गया, उस पर इलेक्शन हो गए, तो कोई एक बंदा वहां पे कोर्ट में चला गया कि जी असेंबली ने इसको अप्रूवल नहीं किया, और वो असेंबली की अप्रूवल के बाद उन्होंने बाद में असेंबली से अप्रूवल भी ले ली। तो हमारा भी यही ना कि पहले यहाँ पार्लियामान अप्रूव करेगी, पार्लियामान अप्रूव करेगी। हाँ, लेकिन पार्लियामान का हाल आप देख लें, कौन एग्री यार, क्यों आप इतना कौन क्या आज कहते हैं, पूरी नून लीग ने कह दिया, मेरी बात पूरी नून लीग ने कह दिया कि हम मुस्तरद करते हैं। हाँ, वो मुस्तरद करेंगे, इसलिए कि इसमें कोई शक नहीं। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग मास्टर हैं इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने में, जो मास्टर है आरओ को खरीदने में और प्रिजाइडिंग अफसर को खरीदने में, वो ईवीएम को के लिए क्यों जाए? वो वैसे ही दे आर वेनिशिंग। बात यह है कि ये, मैं एक दफ़ा सिंध गया था और एक बंदा, कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी आया और उसने मेरे सामने कहा कि हुजूर आपसे एक दरख्वास्त है कि यहाँ फ़ौजियों को खड़ा कर दें, इसलिए कि हमारे लोग बिल्कुल गुलामाना जहन के हैं कि उनको थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो कि जी वो वोट दे सकते हैं। लेकिन जितने प्रेशर्स और इंटिमिडेशन होती है, और ख़ासकर सरदारों वडेरों की, तो उसका मुकाबला कौन कर सकता है? उसके लिए आपने ये ईवीएम की मशीन के लिए कोई बड़ी लेजिस्लेशन नहीं, सिंपल मेजॉरिटी की तो है ना, इसलिए हुकूमत में बैठे हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें, एक मिनट ज़रा मैं मुकम्मल लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। आप अभी जो बात कर रहे थे वो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई ना। आपने कहा कि भाई जो लोग मास्टर हैं, हाँ, इस पूरे सिस्टम को जो देखते हैं, जो आरओ को और इन लोगों को खरीद सकते हैं, हाँ नहीं करेंगे, वो ही बैठे में नहीं है क्या? जिसका जो मेरे अल्फाज उन्हें बड़े गंदे लगे हैं, जो मैंने कहा कि ये एक्सपर्ट हैं धांधली, तो वो ही लोग नहीं है क्या पार्लियामान में? फिर सुन ले, वो पार्लियामान में है, लेकिन इस वक्त हुकूमत किसकी है? बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सिंपल मेजॉरिटी से होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से होती हैं। इनको अपने
वो चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से होती हैं तो इमीडिएटली कर लेनी चाहिए। देखिए, मुझे अभी इलेक्शन कमीशन का एक बंदा मिला था, उसने कहा था कि जी हमें पहले हमारे दौर में 1 लाइन बजट मिलता था, अभी हमें 3-3 महीने के लिए बजट मिलता है। तो उन्होंने बल्कि मेरा मजाक उड़ाया कि जी आप लोगों की हुकूमत है और आप में हमें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के बजाय इस तरह का दिए गए। हालांकि ये बंदा जो इस वक्त वहाँ चीफ है वो इमरान खान ही का नॉमिनी था और उसको चाहिए था कि वो, और बीइंग ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, देखिए ये काम इलेक्शन का एडमिनिस्ट्रेशन का है, ये जुडिशियल नहीं है, ठीक है। तो उसमें उसको साबित करना चाहिए था, जैसे इंडिया के थे, कोई भी आप वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर देख लें, उन्होंने दे हैव सेट एग्जांपल्स बिकॉज दे वर गुड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑनेस्ट ऑफिसर्स ऑफ इंटीग्रिटी। बट क्या लेजिस्लेशन के बगैर आप ये कर सकते हैं? सिंपल लेजिस्लेशन लेजिस्लेशन से हो जाएगा, हो जाएगा। तो जो शर्मिला कह रही है वो करवा के फिर पीटीआई कर दे कि जिसमें बिलियंस ऑफ रुपीस नहीं खर्च होंगे। देखें, वो मशीन आप जब किसी उसमें जाते हैं, आप सौदा खरीदने जरूर जाते हैं और आपको वो रसीद मिलती है, कितनी देर में मिलती है? वो रिजल्ट्स सेकंड्स, जो ही आपने 5 बजे इलेक्शन बंद कर दिया उसके बाद फौरन रिजल्ट्स उसके बाद आपने बटन दबाया और उसका ट्रेल भी है कि अगर कोई फसाद हुआ तो उसमें वो ट्रेल चेक की जा सकती है, पेपर ट्रेल। चलिए, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को हम यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। शर्मिला साहिबा, पहले तो ये ज़रा NA 249 का ही जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि PM ने भी इसका हवाला दिया कि टर्नआउट कम होने के बावजूद वहाँ से धांधली की आवाज़ें हारने वाली जमातों की तरफ से आ रही हैं। और फिर फाफिंग की भी एक रिपोर्ट है कि इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जियों के 143 वाक़यात हुए हैं, 143 वाक़यात का उन्होंने जिक्र किया है। फिर बिलावल साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई PMLN के हवाले से, उस पर शाहिद खाकान अब्बासी जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि जी बिलावल साहब को चाहिए कि वो अपने कद के मुताबिक बात करें, अपने मकाम से बढ़ के बातें ना करें। तो ये चीज़ें जो हैं ये सब और सब इलेक्शन के बाद, इलेक्शन नताइज के बाद होना शुरू हुई हैं। तो अगर हम रिफॉर्म्स की तरफ भी नहीं जाते हैं और इलेक्शन कमीशन हर एक ज़िमनी इंतखाब, हर एक हल्के के इंतखाब के बाद इसी तरीके से रोकता रहा नताइज और फिर से रीपोलिंग का मरहला हुआ या रिकाउंटिंग हुई, तो फिर कैसे काम चलेगा? देखिए सादिया, मैं आपको एक बात बताऊं कि NA 240 के अंदर इशू क्या आ रहा है इन सबको। इनको हर किसी को तकलीफ किस बात की? इनको तकलीफ इस बात की है कि पीपल्स पार्टी कैसे वो इलेक्शन जीत, मतलब इतना खौफ, इतना डर, इतना बड़ा दचका इनको लगा है कि ये अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। लेकिन दिल बड़ा करना चाहिए। आपको याद होगा कि 90 के अंदर बीबी साहिबा इलेक्शन को हरवाया गया था, 16 सीटों के साथ वो नेशनल असेंबली में बैठी थी एज द ऑपोजिशन, और उसके अगले इलेक्शन में शी इमर्ज एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। कभी किसी को अंडर एस्टिमेट ना। हमारा जो कैंडिडेट था मंतखेल साहब, वो शुरू से इस हल्के के अंदर रहते हैं, इस हल्के के लोगों से मिलते हैं, खुशी में गम में इस हल्के में काम करते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब तो इस हल्के के है ही नहीं। जहाँ तक इनकी PTI के कैंडिडेट का ताल्लुक है, तो इनके सिटिंग MP ने कराची ने आज ख़त लिखा है इमरान खान साहब को और दीगर लोगों को, गवर्नर इस्माइल को, कि जी आपका जो सिलेक्शन था कैंडिडेट का जी शहजादा, और आप देखिए इसके ऊपर कमेटी बनाए कि क्या क्या चीज़ें गलत हुई हैं जिसकी वजह से इस हल्के के अंदर आप पहले नंबर से 6ठे नंबर के ऊपर आ गए। पिछले जो MNA साहब थे यहाँ से माजर के साथ, उस हल्के में आए ही नहीं कभी इलेक्शन जीतने के बाद। और ये मंदोखेल साहब वो थे जिन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक उनके ऊपर पिटिशन भी लगाई और उस हद तक उनको पहुँचा दी जब उनको रिज़ाइन करना पड़ा। अब मसला क्या है कि जब आप ये जो हल्का है ना, इसमें बड़ी डिफरेंट एथनिसिटीज़ हैं और इनके छोटे छोटे मसाइल हैं इन लोगों के। आप अगर उस हल्के में रहेंगे, उनके हल्के के लोगों के काम करेंगे, तो देखिए आपको पजीराई मिलेगी। दिस इज़ अ फैक्ट। 2018 में मैं आपको बताऊं सादिया, एक बड़ा इसमें कोई नहीं वे था, वो जिसे कहते हैं ना, वहाँ पर वो खंबा भी खड़ा कर देते ना PTI वाले, तो वो भी जीत जाता। एक वेव आई और वो वेव वो खत्म हो गई, क्योंकि जब ऑन ग्राउंड लोग ठीक है। हाँ, PTI की एक वेव थी। ओके, आप कहती हैं कि जी ओके, बिल्कुल सही है।
ये वही वाले जो भुट्टो साहब के लिए कहा करते थे कि जनाब जिस मर्जी को वो देखिए, खंबे को भी खड़ा कर देंगे मैं तो आज शर्मिला उनको का शुक्रिया अदा करूंगी जितने कलमात इन्होंने अपनी बीबी के साथ के लिए कहा कि किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। 2018 में हम जो स्वीप करके आए हैं ना कराची से भी और बाकी जगहों से, आपका जो सिलेक्टेड का नैरेटिव है वो भी सिलेक्टेड है, वो किसी ने निकाल के दिया है। दूसरी बात आपने कहा कि एमएनए साहब अपने हल्के में नहीं गए। एमएनए साहब हल्के में जाते रहे हैं, अपनी जेब से पैसे लगा के फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए उन्होंने, जब उन्हें यहाँ से फंड्स भी नहीं मिल रहे थे अपने हल्के के लिए, अपनी जेब से वहाँ लोगों को चेक बांटते रहे। वो फुटेजेस पड़ी नहीं है एमएनए साहब की, वो मैं भेज दूंगी। इस वक्त उनको वहाँ पर इलेक्शन कमीशन इजाजत नहीं दे रहा था जाने की। और तीसरा, वहाँ जाके एक लोगों को गलत बात की गई कि जी वो वाटर के मिनिस्टर हैं, वो उस हल्के में डैम नहीं बनवा सकते थे क्योंकि जिस मिनिस्ट्री के वो के इंचार्ज है वो वाटर की जो बड़े बॉडीज होती हैं या बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो कर सकती हैं, बाकी सारा काम आपकी 13 साल हुकूमत का था जो वहाँ पे किसी हल्के में कराची के खास तौर पे उन हल्कों में कराची के हर उस हल्के में जहां पीटीआई जीती है या कोई और जीता है, पीपल्स पार्टी ने इतनी इंतकामी कार्रवाई की। अभी 1 महीना पहले इन्होंने वहां फंड्स देके और काम करवाने शुरू किए जिसको प्री पोल रिगिंग कहा जाता है, और हुकूमत के होते हुए सारे हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करके जिस तरीके से वहाँ पे कंट्रोल किया गया। अब बहरहाल ये तो जवाब दे ना मिफ्ता इस्माइल साहब ने इनके ऊपर जो किया, और फाफिन की रिपोर्ट जो आई है, यही 2018 में फाफिन थी जिसने कहा था कि बाकी आज तक जितने पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए और एज कम्पेयर टू 2013 ये सबसे ज़्यादा बेहतर इलेक्शंस थे। जहां तक आप कह रही हैं सिलेक्शन, देखिए वो अब कमेटी का या ऊपर जो हमारी सिलेक्शन कमेटी थी ये उनका डिसीजन था, वो उसके प्लस माइनसेस को जरूर एवेल्युएट करेंगे। लेकिन जहां तक खदशात धांधली के हैं और जहां तक एक पीपल्स पार्टी का अननोन बंदा आराम से निकल के और बिल्कुल एंड में जाके उसकी स्पीड तेज हुई है जब दूसरे जीत रहे थे, तो उस पर ज़ाहिर है सवालिया निशान तो उठेगा, और ख़ास तौर पे उस वक्त उठेगा कि जब इनकी वहाँ हुकूमत हो और जब सईद गनी साहब की ऐसी फुटेजेस आ रही हो कि वहाँ मौजूद हैं। और तीसरी बात ये कि इलेक्टोरल रिफॉर्म से जब ये मना करें तो उधर से पता लगता है कि इनकी नीयतें ठीक नहीं, इसी तरीके से इन्होंने जीता। चले, अच्छा मुझे अफजल खान साहब एक बात बताएं, इलेक्शन के जो भी कवानीन है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, अब जिस तरह इस रिपोर्ट में कहा गया कि सिर्फ एक हल्के 249 में 143 वाकयात हुए खिलाफ वर्जियों के, कितने इलेक्शन कमीशन के कवानीन पर अमल दरामद वैसे होता है, पार्टियां करती हैं, कैंडिडेट्स करते हैं? एक तो वो इनके अखराजात वाली बात भी कर लें कि 40 लाख से ज़्यादा आप नहीं खर्चा कर सकते कैंपेन में, क्या कोई 40 लाख में जीतता है इलेक्शन? बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को ऐसा बनाया गया कि वो एक डाकखाने की तरह उसने सिर्फ जो रिज़ल्ट, और मुझे बताएं कि क्या आपकी बात की मैं तायीद कर रहा हूँ कि जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे 143 तो इन्होंने धांधलियाँ देखी हैं या जो वायोलेशंस देखी हैं, और कितनी हुई होंगी, ये मिनिमम नंबर है। बात यह है कि जब तक आप ऑन द ग्राउंड आपका होल्ड ना हो, और उस होल्ड के लिए जो वहाँ पे रिटर्निंग अफसर है और प्रिजाइडिंग अफसर है, उसके अलावा वहाँ पे जैसे इंडिया में, मैंने श्रीलंका में देखा है, श्रीलंका का सिस्टम, और कहाँ पे इलेक्शन हमने ऑब्जर्व किए, जाफना में। जाफना उनका वजीरिस्तान है। अल्लाह की कसम हम खुर्दबीन से देखते रहे कि कहीं कोई वायोलेशन नज़र आए, सिंगल भी नज़र नहीं आई। अच्छा, बात यह है कि वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे, और जब देखो हुकूमत, इंतज़ामिया और पैसे वाले और माइट वाले वो आज़ाद हों, और इलेक्शन कमीशन, हालांकि इलेक्शन कमीशन हिंदुस्तान में क्या करता है पता है आपको? हिंदुस्तान में आज से ये 15-20 साल पहले की बात थी कि ये जब कैमरे जो आपके जो है ये इतने आम नहीं थे, तो वो अपने एक बंदे को कैमरे दे देते थे कि जो बड़े बड़े कैंडिडेट होते थे उनके साथ वो लग जाते थे, और वो उनकी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर रहे होते थे, और उसका रफली हिसाब भी करते थे। जो 40 लाख का जवाब दे रहा हूँ जी, तो वो जब उस हदूद को टच करती थी, इमीडिएटली उसी वक्त उसको बुलाते थे इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि इधर आ जाएं, ये है आपकी सारी कवरेज कार्रवाई, और इस पे इतना खर्चा हुआ है। अच्छा, लोगों का ये ख्याल है कि मैं अगर आपके इलेक्शन में खर्चा करूं तो वो शुमार नहीं होगा, वो भी शुमार होगा, और शुमार होता है कानून के। लेकिन अच्छा, ये खिलाफ वर्जियों पर एक्शन क्या होता है? मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में ये होता है कि हिंदुस्तान में उस कैंडिडेट को बुला देते हैं कि आपने यूं ही ये 40 लाख की लाइन क्रॉस की, यू आर आउट ऑफ द मैच, जैसे रेड कार्ड फुटबॉल में दिखा देते हैं। पाकिस्तान में ऐसे लोग आपने वहां बिठाई नहीं जिनमें ये जुर्रत हो। उनको तो बिठाया है कि जी आप पैसे लें, तनख्वाहें लें, पर्स लें, प्रिविलेजेस लें, आंखें बंद करें, ऐश करें, और 5 साल के बाद दफा हो जाए। 11-12 करोड़ रुपए का एक मेंबर पड़ता है,
अच्छा, हाँ, 11-12 उनको करोड़ का एक 11-12 member करोड़ की पड़ता है रिश्वत election इसलिए दी commission। जाती है कि आप वायोलेशंस के ऊपर आंखें बंद रखें। आपको ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा जो हुकूमत की वायोलेशन को भी काउंटर करे, रोके, और अपोजिशन की भी। उनको उनके पाकिस्तान का अलीम डार है, सारी दुनिया में उसकी रिस्पेक्ट है, वो जो अंपायर जी। है, इसलिए कि वो न्यूट्रल है। अगर आपने इज्जत विन करनी है, अर्न करनी है, तो वो किसी ने आपको कचकोल में डाल के नहीं देनी। भाई वैसे ये अंपायर न्यूट्रल होने वाली बात पे भी ना, मतलब अगर इनकी फेवर में होगा तो ये कहेंगे न्यूट्रल है, उनकी फेवर में होगा No, तो वो कहेंगे इन्होंने देखो, न्यूट्रल है, पीएमएलएन की फेवर में होगा तो वो उसको न्यूट्रल का नाम देंगे। यही हो रहा है ना। इन्होंने तो ज्यादातर ऐसी कोई बात नहीं की। इन बेचारों को हकीकतन अभी तक समझ भी नहीं आ रही, उनको समझ नहीं आ रही। वैसे ये इदारों का हाल शर्मिला फारूकी साहब जो इन्होंने बताया, एक मेंबर आप कह रहे हैं 10-12 करोड़ का पड़ता है, तो फिर इदारे भी नहीं बन रहे, जो लोग बैठे हुए हैं वो भी सिर्फ एक वो ऑफिसेज मिले हुए हैं उनको, और बस वो खाना पूरी। एग्जैक्टली। तो फिर इस तरह कैसे चलेंगे अगर इदारों का भी ये हाल हुआ हुआ है और मेंबरान का भी ये हाल हुआ हुआ है कि वो किसी चीज पर कोई इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं करवा सकता है। करवा सकते हैं, करते नहीं है। कानूनसाजी मुस्तहकम नहीं होगी ना। कभी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान पे इल्जाम डालते रहेंगे, कभी सियासी जमातों पे डालते रहेंगे, कभी पार्लियामेंटेरियंस पे डालते रहेंगे जी सारी गलती उनकी, वो कानून साजी नहीं करते। देखिए ये एक जामे तरीके से एक प्रॉपर इलेक्टोरल, देखिए भारत के अंदर भी इलेक्शंस होते हैं ना, इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है। ये कोई मतलब इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना कि जेकर 2 ममालिक में फेल होगी तो यहाँ नहीं करें। ठीक, कोशिश करें, तो मेहनत करें, लाएं ऐसा सिस्टम लाएं ताकि कल को कोई जो जीते आप खुले दिल से उसकी जीत को तस्लीम करें, तो हारे जी हारे, फिर बेहतर करें अपनी परफॉर्मेंस। ये पीपल्स पार्टी फिर साथ देगी हुकूमत का। हुकूमत ये तमाम चीजें लेकर आती है पार्लियामान में इस्लाहात के लिए, कानून साजी के लिए, तो पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी। उनके केसेस अगर विड्रॉ होते मैं एक ऐसा अल्फाज इस्तेमाल करूंगी, हुकूमत की बदनीयती पे बनी हुई। स्टेटमेंट उठाई जरा क्या इलेक्शंस की, कितनी अच्छा। सीटें इनकी सिंध में है और कितनी ये सेनेट की जीते लास्ट टाइम। ओके, तो बदनीयती हुकूमत की नहीं, बदनीयती है चल, ये जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने के बाद बारियां ली, लेकिन वो कह रहे हैं ले आए, वो देख लेंगे बदनीयती नहीं हुई इन्होंने तो बनाया हुआ देना। चलिए शर्मिला फारूकी साहिबा बहुत शुक्रिया, अफजल खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, कवल शौसब साहिबा शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।